नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। आज हम लेकर आए हैं द किंग ऑफ डायमेंशंस। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, महसूस कराएगा वो हर जज्बा जो शब्दों में बयां नहीं होता। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो मोड़ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं द किंग ऑफ डायमेंशंस, सिर्फ आपके अपने चैनल पर। 71 वीरेंद्र की पिटाई। शौर्य अपनी बुगाती वेरॉन निकालकर सीधे अस्पताल चला गया। मेट्रो हॉस्पिटल शहर के बीचों बीच बना हुआ था। यहाँ लोगों की आवाजाही बहुत थी। लोग यहाँ पर हर तरह के इलाज के लिए आते थे। आज के वक्त में इस अस्पताल में हर तरह की बीमारी ठीक की जाती थी। शौर्य ने अपनी कार अस्पताल के पार्किंग एरिया में लगा दी और वह सीधे अंदर चला गया। शौर्य ने ऊपर जाकर स्पेशल सेक्शन में एंट्री ली। वहां पर शौर्य के सामने उसके माता पिता और रायजादा परिवार वाले दिखे। दूसरी तरफ एक राजसी कपड़े पहने हुए एक आदमी इधर उधर घूम रहा था। वो वीरेंद्र चौहान था। शौर्य ने आते ही सभी को ध्यान से देखा और फिर चलते हुए वीरेंद्र के पास पहुंचा। वीरेंद्र ने भी शौर्य को आते हुए देखा तो वह रुक गया, फिर कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, देखा ये कैसे मेरे पास खुद आ गया। अब मेरे पैरों में पड़कर मुझसे माफी मांगो। ताकि मैं सोची कि तुम्हारे ऊपर दया की जानी चाहिए या नहीं। तभी छटाक की आवाज के साथ वीरेंद्र उड़कर बगल में जा गिरा। शौर्य ने अपना हाथ झटका और बोला, तुम जैसे बेवकूफ माँ बाप जो अपने बच्चों की गलती पूछने के बजाय उसको किसी जंग के सिपाही की तरह देखते हो और सामने वाला कोई कीड़ा मकोड़ा। क्या तुम्हारी औकात इतनी बढ़ गई कि तुम मुझसे अपने पैर छूने कहोगे? तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम्हारे आज मैं पैर तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। इतना कहकर शौर्य आगे बढ़ा और एक लात के साथ उसका बायां पैर तोड़ दिया। वीरेंद्र, जिसे असहनीय दर्द हो रहा था, वह चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर अस्पताल वाले दौड़ते हुए आए तो शौर्य ने उन्हें ठंडी नजरों से देखकर कहा, इन भाई साहब को अपने पैर पकड़ने का शौक है, उसका पैर उसके हाथ में दे दो। इतना कहकर शौर्य रायजादा फैमिली को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। वनराज ने उसकी मुस्कान देखी तो उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। शौर्य अपने पॉकेट में हाथ डालकर धीरे धीरे वनराज के पास पहुंचा और हिकारत से बोला, क्यों बे बुढ़े, और कैसा लग रहा है तेरे बेटे को मरते हुए देखकर? मुझे तो भाई बहुत मजा आ गया। अपने बचपन का बदला लेने का मजा ही कुछ और होता है। वनराज ये सुनकर बौखलाया और बोला, लड़के ये तुमने सही नहीं किया, आज तुमने रायजादा फैमिली से पंगा लिया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हाँ 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 बुढ़े, दिन में सपने देखना छोड़ दे, वरना कहीं मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुम खुद ना बर्बाद हो जाओ। इतना कहकर शौर्य ने वनराज के गालों को थपथपाया। वनराज का इतना अपमान आज तक किसी ने नहीं किया था, लेकिन इस कल के लड़के ने सारी हदें पार करके उसका इतना बुरा अपमान कर दिया था। इस वक्त वनराज चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने खुद देखा था कि शौर्य की एक ही झापड़ में वीरेंद्र सीधा उड़कर दूर जा गिरा था। अगर उसने कोई गलती कर दी तो शौर्य उससे भी वीरेंद्र की तरह कहीं मार न दे। शौर्य का बर्ताव किसी गुंडे से कम नहीं था। वह बोलता कम और पीटता ज्यादा था। उसका खौफ तो रागिनी और दुष्यंत के मन में भी था। कुछ ही देर में तीनों इमरजेंसी दरवाजे खुले और विनीत, नितिन और उस मैनेजर को बाहर लाया गया। शौर्य ने उन तीनों को देखा और शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। जीवन में इंसान को सही संगत, सही आचरण की शिक्षा घर से मिलनी चाहिए, वरना ऐसी हालत होती है। फिर उसने रागिनी को देखकर कहा, अभी तो तेरे परिवार का सिर्फ एक सदस्य हुआ है, अभी भी बहुत लोग बाकी है। आज भाई गया है, अगली बार कोई और फड़फड़ाया तो वो भी इस तरह धीरे धीरे मरेगा। जब रागिनी ने ये सुना तो उसने अपने होंठ भींच लिए, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसके कर्मों की सजा उसके मायके वालों को मिल रही थी। ये सजा भी बहुत दर्दनाक थी। तभी दुष्यंत बोला, शौर्य, ये बदला लेने का कोई सही तरीका नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से अग्निहोत्री परिवार खतरे में आ सकता है। दुष्यंत उसे बताना चाहता था कि चौहान फैमिली के जैसे लोग अब पूरे अग्निहोत्री फैमिली को टारगेट करेंगे। शौर्य ने ये बात सुनी तो वह बोला, कौन सी फैमिली और किसकी फैमिली? जिस फैमिली ने मुझे कभी अपना नहीं समझा वो फैमिली। भूल जाओ भला, ऐसे फैमिली की मैं क्यों चिंता करने लगा। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है उस फैमिली की तो मुझे निकाल दो उस फैमिली से। वैसे भी मेरा कौन है उस फैमिली में? शौर्य की ऐसी बातें दुष्यंत के दिल को चीरफाड़ कर रख रही थी। तभी शौर्य रागिनी से बोला, जिस तरह तूने अपने घमंड के चलते मेरे बहन को मुझसे दूर किया था न, उसी तरह मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से दूर कर दिया है। आज के बाद तुम राखी नहीं बांधोगी, अब से सिया रखी बांधेगी और तू देखते रहेगी। मैं तुमसे हर वो चीज छीनूंगा जो तुमने मुझे कभी मिलने नहीं दी थी।
शौर्य की हर बात उसके माँ के प्रति नफरत और गुस्सा दिखा रही थी। दूसरी तरफ दुष्यंत को ये बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ ही देर में वीरेंद्र भी विनीत के बगल वाले बेड पर लेट गया था। शौर्य उसके वार्ड में गया और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो मेरी तुम्हारे साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे बेटे ने ही मुझे आज छेड़ा था। वो क्या है ना कि मुझे अगर कोई बेवजह छेड़े तो मेरा दिमाग हिल जाता है, तो मैं उसे एक तो मारता हूं या फिर मार डालता हूं। तुम बाप बेटे सच में खुशनसीब हो कि मैंने तुम्हें सिर्फ मारा है। इतना कहकर शौर्य ने वीरेंद्र के गाल को हल्के से थपथपाया। फिर वह नितिन के बेड पर आ गया। उसके हाथ को अब जोड़ा नहीं जा सकता था, तो डॉक्टर ने उसकी जख्म को सील दिया था। इस वक्त कोई एंटीडोट देकर उसके जहर का असर भी कम कर दिया था, लेकिन वे उसे निकाल नहीं पाए थे। शौर्य वनराज के पास आया और बोला, अगर तुमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये दिन देखने को जरूरत नहीं थी। खैर छोड़ो, तुम अब सुधर कर क्या करोगे, लेकिन ये सबक अपने पोते पोतियों को जरूर देना। शौर्य वनराज को ज्ञान की बात बताकर उसकी नानी की ओर मुड़ा और बोलिया, तेरे भी कुछ दिन बचे हैं तो भगवान का नाम लिया कर, ताकि तेरे कुसंस्कार के पाप भी कम हो जाएंगे। तो बोलो राधे राधे। इतना कहकर शौर्य वहां रुका नहीं। शौर्य अस्पताल से निकलकर अपने आप को एकदम ठीक से सेट करके अपने कपड़े को एक अच्छे पार्टी सूट में बदल दिया और सीधा शोरूम पहुंचा। अब क्या होने वाला है आगे? क्या शौर्य पार्टी में भी कोई हंगामा करेगा? कोई नया दुश्मन उसका पार्टी में इंतजार कर रहा है? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 72 थर की लोगों की पार्टी। शौर्य अस्पताल में वीरेंद्र को सबक सिखाकर वहां से सीधा कशिश के पास पहुंचा। आज कशिश भी पार्टी के लिए आज धजकर रेडी हो चुकी थी। शौर्य कशिश को लेकर सीधा वेन्यू में पहुंचा। आज ये पार्टी शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में रखी गई थी। इस होटल की सर्विस वर्ल्ड क्लास थी। शौर्य ने अपनी बुगाती को गेट के सामने रोका और उतरकर अपनी चाबी वहां खड़े होटल के स्टाफ की ओर उछाल दी। उसके बाद शौर्य वेन्यू में चला गया। अंदर चमचमाती हुई लाइट्स हर तरफ फैली हुई थी। इस उजाले में हर इंसान चमक रहा था। हर कोई आज धजकर आज आया हुआ था। तभी शौर्य ने देखा कि कुछ आदमियों के झुंड ने 2 लड़कियों को घेर रखा था। शौर्य तुरंत उस तरफ गया तो उसने देखा कि माया और आर्या को इन लोगों ने घेर कर रखा हुआ था और हर कोई उन्हें हवस की नजरों से देख रहा। ये देखकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उन सबको धक्का देकर उन दोनों के पास पहुंच गया और उन दोनों को कमर से पकड़कर बगल में ले जाने लगा। तभी एक आदमी शौर्य को रोकते हुए बोला, ए लड़के, तुझे पता नहीं हम लोग इन लड़कियों से बात कर रहे हैं और तुम उन्हें ऐसे ही ले जा रहे हो? तुम्हें मैनर्स वगैरह कुछ मालूम है? शौर्य ने उस आदमी की आंखों में देखा और अपनी मेंटल पावर का एक झटका उस आदमी को मार दिया। शौर्य के ऐसा करते ही उस आदमी की आंखें सफेद हो गई और वह नीचे गिर गया। शौर्य ने उस गिरे हुए आदमी को नजरअंदाज किया और वैसे ही आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ उस आदमी के गिरते ही उसके साथ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया। वे तुरंत उसे उठाने चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वह आदमी पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। वे लोग उस आदमी को लेकर वहां से निकल गए और शौर्य को उन्होंने इग्नोर कर दिया। शौर्य आर्या और माया लेकर एक बगल आ गया और चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम दोनों अपने दिमाग से पैदल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो ठरकी लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? ऐसे लोगों से हंसकर बात नहीं करते, उन्हें सीधा थप्पड़ जड़े जाते हैं। ये बात सुनकर आर्या एकदम से सहम गई। माया ने भी अपना मुंह टेढ़ा किया। तभी शैंपेन के ग्लास लिए एक आदमी इठलाता हुआ अपनी मोटी तोंद संभालते हुए उनके पास आया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, मेरा नाम विकास झवेरी है और मैं ज्वेलरी बिजनेस में हूँ। मैं अपने शोरूम के लिए एक फ्रेश चेहरा ढूंढ रहा हूं और मेरे ख्याल से आप तीनों उसके लिए क्वालिफाइड है। ये बात सुनकर उस आदमी को शौर्य ने घर कर देखा और कहा, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुझे ये लोग अच्छी लगी। अब तूने इनकी तारीफ तो की है और देख भी लिया है, अब अपनी मोटी तोंद पकड़कर इधर से फूट ले वरना इधर ही फट जाएगा। शौर्य की बदतमीजी भरी बात सुनकर उस मोटे आदमी को गुस्सा आया और वह बोला, बच्चे, तुझे तेरे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई है क्या? तुम्हें पता नहीं बड़ों से कैसे बात करते हैं? तू खुद को बड़ा समझता है न, तो तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से कैसे बात करते हैं? शौर्य ने उस आदमी को पलटकर जवाब दिया। वह आदमी आगे और कुछ बोलने वाला था कि उसे अचानक दिल में दर्द उठा और वह तुरंत अपना सीना पकड़कर हौंफते हुए अपनी गोलियां ढूंढने लगा। शौर्य ने उस आदमी को हिकारत भरी नजरों से देख और बोला, 100 बीमारियां लेकर घूमते हो और सपने अप्सराओं के देखते हो। इतना कहकर शौर्य तीनों लड़कियों को लेकर डाइनिंग सेक्शन में चला गया। वहां पर कई सारे टेबल लगे हुए थे। शौर्य ने एक टेबल पर बैठते हुए उन लड़कियों को अपने पास बिठा लिया।
शौर्य का ये बिहेवियर बिल्कुल भी जेंटलमैन वाला नहीं था। इस बात से आर्या ने अपना मुंह फूला लिया। तो शौर्य तपाक से बोला, तुम्हारे लिए कुर्सी खींचकर बिठाने से क्या तुम मुझसे कल ही शादी करोगी? नहीं ना तो ऐसी फालतू बातों के लिए रूठा मत करो। ये लो इस बात पर एक छोटा सा गिफ्ट। ऐसा कहकर शौर्य ने एक नीले रंग का कंगन आर्या के हाथ में पहना दिया। तभी उसने देखा कि माया और कशिश उसे घूर रही थी, तो उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और 2 ब्रेसलेट निकाले और दोनों को पहना दिया। तभी शौर्य को अपनी तलवार की आवाज सुनाई दी। मास्टर, आप मुझे भूल तो नहीं गए? मुझे भी इस पार्टी में एंजॉय करना है, तो मुझे बाहर आने दो ना प्लीज, मैं आपको अपना पहला किस गिफ्ट में दूंगी। उसकी तलवार ये बातें बोहर ही मादक आवाज में बोल रही थी। इसे सुनकर शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए और वह बोला, मुझे तुम्हारा किस नहीं चाहिए, वो तुम अपने पास रखो। अगर तुम यहाँ बाहर आना चाहती हो तो आओ, पर मेरे आसपास बिल्कुल मत आना। इतना कहकर शौर्य ने तलवार को हॉल के एक कोने की तरफ छोड़ दिया। तभी उस कोने में एकदम सेक्सी ड्रेस पहने हुए बेहद खूबसूरत लड़की इठलाते बलखाते हुई हॉल में दाखिल हुई। उसके आते ही सारे ठरकी उसकी ओर लपक पड़े। इस वजह से इन 3 लड़कियों पर से लोगों का ध्यान हट गया। शौर्य अब रिलैक्स हो गया था। उसने उठकर एक जूस का ग्लास उठाया और उसे पीने लगा। तभी स्टेज पर एक होस्ट आती है और सभी का स्वागत करते हुए कहती है, आप सभी का इस पार्टी में स्वागत है। आज राठौड़ ग्रुप की ओर से संयोगिता राठौड़ हम सब के बीच आ चुकी है। प्लीज वेलकम ही ऑन द स्टेज। ये सुनकर हर कोई तालियां बजाने लगा। संयोगिता उसके नाम जैसे ही टैलेंट और खूबसूरती का शानदार मेल थी। उसने एक चमचमाता पार्टी गाउन पहना था, जिस पर एक स्लिट बनी थी। इस वजह से उसकी सुंदर टांगे सभी का ध्यान उसी ओर खींच रही थी। कुछ बेशरम थरकी लोग तो अपनी नजरें घुमा घुमा कर उसे घूर रहे थे। इस पार्टी में आया हर कोई किसी न किसी बड़े बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव था या उसका मालिक था, लेकिन इसके बावजूद उनके थरकीपन ने तो हद कर दी थी। शौर्य को इसे देखकर सड़क पर लड़की छेड़ने वाले गुंडे इनसे ज्यादा शरीफ लगने लगे थे। बेशर्मी की हद तो तब हुई जब कुछ बिजनेस वुमेन भी इनकी तरह हरकतें करते हुए नजर आए। इन सभी चीजों को देखकर शौर्य के माथे की नसें उभर आई थी। इधर स्टेज पर संयोगिता सभी के अपनी ओर से स्वागत कर रही थी, साथ ही साथ उसके साथ जुड़ने के लिए और बिजनेस करने के मौके इन लोगों को दे रही थी। तभी संयोगिता की नजर शौर्य पर पड़ी, जो गुस्से से वहां से उठकर जा रहा था। उसके साथ 3 खूबसूरत लड़कियां भी जा रही थी। ये देखकर संयोगिता को उसका अपमान लगा। उसके सामने कोई कैसे उसकी बात सुने बिना जा सकता है। संयोगिता को अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसने अपना भाषण जैसे तैसे खत्म किया और अपने सीकर से कहकर शौर्य का पता लगवाया और सीधा उसके पास पहुंची। इस वक्त शौर्य गुस्से की वजह से पागल हुए जा रहा था। इस चक्कर में कोई उसके सामने आ जाए और वह उसे मार न दे, इसीलिए शौर्य इन थरकी लोगों की पार्टी से बाहर निकल जाना चाहता था। मगर गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। शौर्य उस सिक्योरिटी वाले को पीटने वाला था, तभी संयोगिता की सेक्रेटरी दौड़कर आए और बोली, मिस्टर शौर्य, हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आप प्लीज रुक जाइए। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे ये समझ नहीं आया, पर उसने खुद को समझाते हुए वहां पर रुकने का फैसला लिया। तभी उसने संयोगिता की ओर देखा, जो उसकी तरफ चलकर आ रही थी। संयोगिता ने आते ही शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड से कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने मेरी पार्टी में आकर मेरे स्पीच के समय उठकर जाने की हिम्मत कैसे की? संयोगिता की उटपटांग बात सुनकर शौर्य का सिर चकराया, पर उसने उसे समझाते हुए कहा, यह बिजनेस पार्टी कम और थरकी लोगों की पार्टी ज्यादा लग रही थी। हर कोई आपको गंदी नजरों से देख रहा था और ऐसे लोगों के साथ आप हंसकर बातें कर रही थी। तो ऐसे पार्टी थरकी लोगों के पार्टी में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं वहां से निकल आ गया। अगर आपको इस बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। शौर्य ने अपनी हर बात पूरे विनयपूर्णता के साथ संयोगिता को बोली। शौर्य की बात सुनकर संयोगिता के दिमाग में सिर्फ एक बात अटक गई, शौर्य ने इस पार्टी को थरकी लोगों की पार्टी कहा था। संयोगिता का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पार्टी को थरकी लोगों की पार्टी बोलो? अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। ये बात सुनकर शौर्य ने अपना माथा पीट लिया और एक छटाक की आवाज के साथ संयोगिता फर्श पर नजर आने लगी। संयोगिता की सिर्फ इतना याद था कि उसके आंखों के सामने अचानक अंधेरा हुआ और दूसरे वक्त वह जमीन पर पड़ी थी। संयोगिता का चेहरा सूजा चुका था। उसकी बेदाग खूबसूरती अब बिगड़ चुकी थी। उसका पूरा मेकअप उतर चुका था। उसके गाल दर्द करने लगे थे। तभी संयोगिता को एक आवाज सुनाई दी, हर बात को पूरा सुनना जरूरी होता है मैडम,
मैंने आपसे चले जाने के लिए माफी मांगी थी और मैंने इस पार्टी में आए हर इंसान को तुम्हें हवस भरी नजरों देखते हुए देखा था। तो मैं उन लोगों पर नाराज था न कि तुम पर। अगली बार पूरी बात को समझकर भौंका करो। और रही बात मुझे घुटने पर बैठकर माफी मंगवाने की, तो तुम्हारा बाप भी मुझसे नहीं करवा सकता। बेवकूफ लड़की। इतना कहकर शौर्य गेट से बाहर आया और उसके सामने उसकी बुगाती वेरॉन खड़ी थी। शौर्य ने लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग करके गाड़ी चलाने लगा। संयोगिता अपना गाल पकड़कर वहीं पर बैठी रही। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसको झन्नाटेदार थप्पड़ शौर्य ने मारा था और वह उसे देख भी नहीं पाए। उसके लाइफ का सबसे बड़ा अपमान थी ये घटना। दूसरी तरफ शौर्य का दिमाग खराब होते जा रहा था। उसने फिर अपने गाड़ी को सड़क किनारे रोका और बाहर निकलकर उसने गहरी सांसें ली। संयोगिता वापस पार्टी में आई, पर इस बार उसने खुद के चेहरे को कपड़े से ढककर रखा था। उसने आते ही सभी लोगों का ध्यान खींचते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक एंटीक कंपनी खोलूँ और मेरे एंटीक की प्राइस गीतांजलि एंटीक से 10% कम रहेंगे। मुझे अपना बिजनेस करने का रास्ता मिल गया है। जब लोगों ने ये सुना तो वे हैरानी से संयोगिता को देखने लगे, क्योंकि सभी को पता था कि गीतांजलि एंटीक के सामान बहुत ही यूनिक होते हैं और उन एंटीक की कोई और कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कोई सब्जी मार्केट नहीं था जहां सेम प्रोडक्ट के प्राइस अलग होते हैं, क्योंकि यहां हर प्रोडक्ट अपने आप में ही खास होता है। संयोगिता की बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, क्या तुम श्योर हो कि तुम वह हर एंटीक अपने शोरूम में कर सकती हो जो गीतांजलि एंटीक में रखा हुआ है? अगर हाँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूं, मगर एक बात बता दूं, गीतांजलि एंटीक का हर एक प्रोडक्ट जेन्युइन है और उन्हें प्रोफेसर वर्मा ने वैलिडेट किया है। संयोगिता ने ये बात सुनी तो वह चौंक गई और बोली, आपका मतलब कि शौर्य के एंटीक जैसी वस्तुएं हमें कहीं और नहीं मिलेंगी? उस आदमी ने अपना सिर नमे हिलाया और उसने देखा कि संयोगिता एकदम से कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रही थी और उसके चेहरे से ये साफ दिख रहा था। तो उस बुजुर्ग ने इसे कहा, 3 दिन पहले उसके शोरूम में 4 चोर घुस आए थे, मगर वे बाहर नहीं निकल पाए। जब सुबह शोरूम खोला तो पाया कि हर चोर का गला कटा हुआ था। तो भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम किसी को कहकर उसके यहाँ चोरी करवा सकती हो। ये बात सुनते ही संयोगिता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी वह बुजुर्ग आदमी बोला, गीतांजलि एंटीक कभी भी मार्केट से एंटीक खरीदती नहीं है। ये सारे एंटीक उनके अपने हैं। तो तुम उससे मार्केट में आकर भी परेशान नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया अंकल, पर आज उसने मुझे थप्पड़ मारा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। संयोगिता ने दांत पीसते हुए कहा। वो बुजुर्ग आदमी उसे बोला, तुम ऐसा करने की कभी मत सोचना। आज शाम को ही उसने रायजादा फैमिली के बेटे का हाथ उखाड़ फेंका है और चौहान फैमिली के दोनों बाप बेटों के भी पैर तोड़कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। जब संयोगिता ने ये सुना तो उसने तुरंत अपना गाल पकड़ा और सोचा, तो क्या उसने मुझे हल्के से मारा था? थैंक गॉड मैं बच गई। संयोगिता भले ही शौर्य से बचने की बात पर खुशी माना रही थी, मगर उसके मन में बदले के लड्डू फूट रहे थे। दूसरी तरफ शौर्य उस पार्टी से बाहर आया और कशिश और आर्या पर चिल्लाते हुए बोला, आज के बाद ऐसी ठरकी पार्टी में अगर आने की कोशिश भी की तो मैं तुम दोनों को टांगे तोड़ दूंगा। अब चलो यहाँ से। इन अमीर लोगों ने ऐसे पार्टियों के नाम पर नंगा नाच करके रखा है, इसे ये बेवकूफ लोग बिजनेस गैदरिंग कहते हैं। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी को सीधे शहर के आउटस्कर्ट पर लोकेटेड एक ढाबे पर पहुंचा। वहां पर उनका बड़ी ही गर्म दिली से स्वागत किया। यहाँ पर आते ही शौर्य ने ढेर सारी वेजिटेरियन खाना मंगवाया और सभी लड़कियों के साथ मिलकर खाने लगा। दूसरी तरफ उसकी तलवार अभी भी उसी पार्टी में दारू और खाने का मजा ले रही थी। साथ ही में दर्जनों से भी ज्यादा लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। हर एक आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह जहां जहां जाती वहां पर आदमियों का आधे से ज्यादा लाइफ एसेंस छीन लेती थी। उसने आज लगभग सभी तरक्कियों की आधी से ज्यादा बची जिंदगी छीन ली थी। शौर्य इस बात से अनजान था। अगर उसे पता भी होता तो वह कुछ नहीं कहता, उल्टा उसे कहता कि इन लोगों की पूरी जिंदगी छीन लो। ढाबे पर खाना होते ही शौर्य और तीनों लड़कियां अपने अपने घर चली गई और शौर्य भी उसके घर लौट आया। घर पर आते ही उसने एक नया ड्रामा देखा जिसे देखकर उसका सिर चकराने लगा था। अब क्या हुआ था शौर्य के घर पर? कोई परेशानी उसके घर उसका पीछा करते हुए आई थी क्या? क्या संयोगिता कोई साजिश रचेगी शौर्य के खिलाफ? क्या आज रात 3 बचे हुए राज्यों में भी कयामत आने वाली है? शौर्य अपने रक्षाबंधन के त्योहार पर क्या देगा सिया को? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। एपिसोड 73 नई मुसीबत गले पड़ गई। अग्निहोत्री मैंशन में जब शौर्य अंदर आया तो देखा जया और प्रिया सिया के साथ बैठकर किसी बात पर झगड़ रही थी।
जब शौर्य ने ध्यान से उन तीनों की बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। ये राखी मैं शौर्य को बांधूंगी क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ी हूं। प्रिया ने सिया के हाथ से राखी छीनते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये राखी खुद शौर्य ने दी है तो मैं ही इसे बांधूंगी। सिया ने भी इतराते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये राखी तो मैं ही बांधूंगी क्योंकि मैं शौर्य से हमेशा दूर रहती आ रही हूं। जिया ने भी अपनी ओर से कोशिश करते हुए कहा। तभी दीनानाथ बोले, ऐसा करो कि तुम शौर्य से और 2 राखियां मांग लो। क्यों अब इस बात पर झगड़ रही हो? तभी शौर्य थोड़ा खांसते हुए बोला, हाँ मैं तुम दोनों को भी वैसी ही राखियां से सकता हूं। इतना कहकर शौर्य ने अपने जेब से अलग अलग डिजीज की 2 राखियां उन दोनों के हाथ में दे दी। दरअसल बहनें भाई के लिए राखियां लेकर आती है, पर यहाँ भाई को ही अपने लिए बहनों को राखी देनी पड़ रही थी। दोनों लड़कियों ने राखियों को लिया और शौर्य को धन्यवाद देते हुए वहां से निकलने लगी। तभी जिया बोली, और हमारे लिए वो ब्रेसलेट भी चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया और 2 ब्रेसलेट निकालकर उनके हाथ में खुद बांध दिया। उसके बाद इस बार दोनों बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। दीनानाथ इसे देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे, मगर आज जो शौर्य ने किया है उसके बारे में सोचकर ही उन्हें डर लग रहा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि वे लोग शौर्य को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें तो डर इस बात का था कि शौर्य कहीं गुस्से में आकर उन्हें मार न डाले। तभी दरवाजे पर एक कार रुकने की आवाज आए और एक लड़की जिसने ब्लैक पेंसिल जीन्स पहनी थी और एक व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहना था, उसके कमर पर एक गन थी। वह किसी मॉडल की तरह चलते हुए आ रही थी। उसके पीछे एक बड़ी सी बग को उठाते हुए विराज अंदर आ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके मन में खुशी के लड्डू नहीं बम फूट रहे थे। उसने आते ही उस लड़की का इंट्रोडक्शन करते हुए कहा, दादाजी ये एसीपी इशिका जाधव है महाराष्ट्र से। ये भी मेरे साथ ही यहाँ ट्रांसफर होकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कुछ दिन यहाँ रहने की परमिशन दे दे। दीनानाथ ने मुस्कुराकर इशिका को देखा और मराठी में कहा, तिकडे महाराष्ट्रात सर्व कही ठीक आहे ना? मी याचा लहान आजोबा आहे, तू आजपासून इथे रही शकतेस, हे घर आपले समजून तू इथे रहा, आम्हाला कहीं प्रॉब्लम नहीं। इशिका ने भी उनको धन्यवाद दिया और वहां से विराज के साथ चली गई। जाते वक्त उसने एक नज़र शौर्य को देखा तो शौर्य ने उसे मुस्कुराकर पैर छूने की एक्टिंग करते हुए नमस्कार किया। ये देखकर इशिका अचानक लड़खड़ा गई। उसे शौर्य की हरकत बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन आगे जो विराज चल रहा था वह उसे दांत पीसते हुए देख रहा था। शौर्य भी उठकर सोने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही वह अपने बेड पर लेटने वाला था उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने विराज एक तकिया और एक रजाई लेकर खड़ा था। शौर्य ने उसे देखकर एकदम ठंडेपन से कहा, तुम मेरे पास नहीं सो सकते, किसी और कमरे में चले जाओ। इतना कहकर शौर्य दरवाजा बंद करने ही वाला था कि विराज ने अपना पैर दरवाजे में फंसाया और शौर्य के हाथ के नीचे से अंदर चला गया। उसने तुरंत उस बड़े से बेड का एक कोना पकड़ा और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे आज तुम्हारे साथ ही सोना है। मैं तुम्हारे कमरे में ज्यादा जगह नहीं चाहता, बस थोड़ी जगह दे दो। विराज छोटा मुंह बनाकर रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर शौर्य अच्छे से जानता था कि वह इस पर नजर रखने यहाँ इस कमरे में आया है। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तुम यहाँ पर सो सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुमने अगर मुझे सोते वक्त जरा भी टच किया तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हाँ बाबा फेंक देना, अब मुझे यहाँ पर सोने दो। इतना कहकर विराज ने रजाई अपने मुंह पर ओढ़ ली और सो गया। शौर्य भी बेड पर लेट गया, लेकिन वह सोया नहीं। बहुत देर तक शौर्य करवटें बदल रहा था, मगर वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी तलवार को बुलाया। अगले ही पल उसकी तलवार उसके सामने थी, मगर लड़की के रूप में। शौर्य ने उसे पलक झपकते ही अपने अंदर ले लिया और अपने मन में बोला, तुमसे मुझे शराब की इतनी गंध क्यों आ रही है और तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम पहले से ज्यादा अलग दिख रही हो। तभी तलवार बोली, मैं तो बस पार्टी कर रही थी और लोगों का मन बहला रही थी। क्या तो तुम कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने बाहर आती हो? शौर्य ने झट से सवाल पूछा। नहीं मास्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तभी सिस्टम बोली, होस्ट ये बाहर जाकर उन लोगों के लाइफ एसेंस को सोख लेती है, जिससे इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये अधिक जवान नजर आने लगती है। क्या तो ये एक वैम्पायर टाइप आत्मा है? शौर्य ने चौंक कर पूछा। नहीं मास्टर, मैं वैसी आत्मा नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनका लाइफ एसेंस ले लेती हूँ। ये एक तरह से उस इंसान की लाइफ एनर्जी होती है और ये बाद में वापस आ जाती है। ओह तो ये बात है। क्या तुम मेरा भी लाइफ एसेंस ले सकती हो? तलवार बोली, बिल्कुल नहीं मास्टर, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद मारी जाऊंगी। तो ये अच्छी बात है।
लेकिन ये बात अच्छे से याद रखना कि तुम किसी भी मासूम को कभी परेशान नहीं करोगी। शौर्य ने एक समाधान की सांस ली और उसे समझाया। जी मास्टर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। तभी शौर्य ने देखा कि विराज सच में सो गया था, तो उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उस पर खड़ा हुआ। तभी एक परछाई उछलकर उसको पकड़कर उसके शरीर से लटक गई। जब शौर्य ने यह देखा तो वह हैरानी से खुद को लटकते हुए विराज को देख रहा था। विराज के सिर में तेज घंटियां बजने लगी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, विराज, तुम्हारी ये हरकत अभी तुम्हारी जान ले सकती थी। तभी विराज, जो उसके कमर को पकड़कर लटक रहा था, वह बोला, भले मेरी जान जाए लेकिन मैं तुमसे चिपका ही रहूंगा। फिर तुम कुछ भी कहो। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तो तुम सच में नहीं डरते न? तो ठीक है, चलो फिर मैं आज तुम्हें आसमान की सैर कराता हूं। इतना कहकर शौर्य ने विराज को अपने पीछे खड़ा किया और तलवार को ऊपर आसमान की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर में वे दोनों हजारों मीटर ऊपर पहुंच चुके थे। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम थी तो विराज को तकलीफ होने लगी, तो शौर्य ने अपने चारों ओर एक बैरियर बनाया और उस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और जो हवा का दबाव विराज पर बन रहा था वह कम हो गया। शौर्य ने फिर अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वह सीधा पंजाब राज्य की ओर चला गया। सिस्टम ने शौर्य के सामने एक मैप दिखाया था जिसमें हर उस आतंकवादी को लोकेशन था जो उस बेस से संबंधित थे। शौर्य को इस बार ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी क्योंकि आज हर आतंकवादी अलग अलग जगहों पर था। शौर्य जब पहले बेस पर पहुंचा तो उसने पहले विराज को नीचे उतार दिया, फिर अपनी तलवार को हाथ में पकड़ लिया। वह चलते हुए बेस के अंदर चला गया। इस वक्त बसे पर बस कुछ ही लोग थे। शौर्य ने भी बिना वक्त गवाए उन सभी को नर्क की आग में झुलसा दिया और पूरा बेस राख करके वह बाहर आ गया। उसके बाद जब वह आसमान में पहुंचा तो उसने अपने स्टोरेज रिंग से उस दिन उठाई हुई राइफल निकाली और बोला, सिस्टम सारी स्नाइपिंग स्किल ट्रांसफर कर दो। होस्ट, सारी स्नाइपिंग स्किल्स कॉपी हो चुकी है। ये नोटिफिकेशन सुनते ही शौर्य ने स्नाइपर राइफल को कंधे से एडजस्ट करते हुए उसे पकड़ लिया और निशाना लगाकर गोली चला दी। बूम के आवाज के साथ वह गोली सीधे जाकर एक आदमी के सिर को एक तरबूज की तरह फोड़कर वहां से निकल गई। इस वक्त उस आदमी के पास कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने जब ये देखा तो वह लोग डरकर यहां वहां भागने लगे। इसी तरह शौर्य हवा में ही खड़े रहकर इन आतंकवादियों की चुन चुनकर मारे जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वे दोनों पंजाब बॉर्डर एरिया में पहुंच गए। बॉर्डर पर शौर्य ने एक बेस को निशाने पर लिया और सीधा कूदकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो वह पूरी तरह से खून से नहाया हुआ था। शौर्य को इस हालात में देखकर विराज थर-थर कांपने लग था। इस वक्त शौर्य के आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने तुरंत तलवार को हरियाणा के बेस की ओर जाने का आदेश दिया। अगले ही पल शौर्य और विराज बेस के ऊपर थे। विराज ने अंदर की ओर देखा तो उसकी आंखें फैल गई थी। इस बेस पर कई सारी मासूम लड़कियों को बंधक बनाया गया था और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसे देखकर मानो शौर्य का गुस्सा चौथे आसमान तक पहुंच गया था। उसने विराज को तलवार पर खड़े रहने दिया और बिना हथियार के अंदर घुस गया। शौर्य के सामने कई सारे आतंकवादी बंदूक लेकर उसकी ओर बढ़े और उस पर गोलियां बराने लगे, लेकिन शौर्य को एक भी गोली नहीं लगी। शौर्य ने अपने हाथ फैलाए और उसके हाथ के नाखून लंबे हो गए मानो किसी शेर के पंजे हो। शौर्य ने अपने सामने वाले आतंकी को एक ही वार में चीर फाड़ दिया। उसके बाद वह किसी शेर की तरह उन लोगों पर झपटा और उन्हें अपने हाथों से फाड़ने लगा। इस वक्त शौर्य साक्षात नरसिंह भगवान की तरह लग रहा था। शौर्य का ऑरा बेहद डरावना लग रहा था। शौर्य किसी पागल शेर की तरह इन लोगों को फाड़े जा रहा था। पूरा बेस खून और लाशों से भर गया था। वह लड़कियां जिन्हें कैद किया था उन्होंने भी देखा था कि कैसे इन लोगों को शौर्य ने मार दिया था। जब सभी लोग मरे गए, विराज तलवार के साथ नीचे आ गया। ये शौर्य ने ही क्या था? विराज ने नीचे आते ही सारा नजारा करीब से देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, भाई, अब इन लड़कियों को हमें एक सुरक्षित जगह भेजना पड़ेगा। तभी एक लड़की रोते हुए बोली, सर, आपने हमें बचा तो लिया लेकिन हम समाज में अपना सिर उठाकर जी नहीं सकेंगे। इन जानवरों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हम अब कहीं के नहीं रहे तो अब हम सब चैन से अपनी आखिरी सांस ले सकते हैं। ये बात सुनकर शौर्य का दिल दहल गया और कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें खुद को मारने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें इस समाज में जीने के लिए कुछ सोचने की जरूरत है। मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह भेजूंगा जहां सिर्फ तुम लोग रहोगी। पहले तुम ये कपड़े पहन लो। इतना कहकर शौर्य ने उन्हें वहीं पर से कपड़े ढूंढ कर दिए। लड़कियों ने कपड़े पहने तब तक शौर्य ने माया से टेलीपैथी से संपर्क किया और उसे डायमेंशन में बुला लिया। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ हवा में लहराया और सारी लड़कियां वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर भी विराज चुपचाप खड़ा था।
उसके बाद शौर्य विराज को लेकर फिर से स्नाइपिंग करने चला गया। लगभग रात के 12 बजे तक पूरा हरियाणा खाली हो चुका था। उसके बाद शौर्य ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ठिकानों को निशाना बना दिया। रात के 2 बजे वे दोनों कश्मीर पहुंच चुके थे। कश्मीर में आते ही शौर्य ने जो देखा उससे उसका सिर चकराने लगा। ऐसा क्या देखा शौर्य ने कश्मीर की वादियों में? अब क्या होने वाला है आगे? कौन सा कदम शौर्य उठाने वाला है? क्या शौर्य इस मिशन में कामयाब हो पाएगा या फिर कोई उसे रोकने पहुंच जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। 74 कश्मीर में करिश्मा। शौर्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को निपटाकर उत्तराखंड तक गया, फिर उसने कश्मीर में एंट्री मारी। कश्मीर में घुसते ही शौर्य को सिस्टम पैनल पर कुछ ऐसा दिखा कि उसका सिर चकराने लगा। लगभग हर नुक्कड़ और हर गली में आतंकवादी छुपे थे। इनका कश्मीर में इतनी बेबाकी से घूमना सिर्फ इसीलिए आसान था क्योंकि इन्हें यहाँ के पॉलिटिशियंस ने शह दी थी। सिस्टम ने इन पॉलिटिशियंस को भी आतंकवादियों के लिस्ट में डाल दिया था। शौर्य वहां पर बेस कैंप को ढूंढ रहा था तो पाया कि बेस कैंप आज पूरा खाली था। शौर्य ने नीचे उतरकर पूरे बेस कैंप का जायजा लिया तो उसे एक टूटे हुए मोतियों की माला मिली। बेस कैंप के अंदर बाकी कुछ भी काम का नहीं मिला। जब शौर्य वहां से जाने वाला था तो उसे ख्याल आया कि प्राचीन समय से कश्मीर में अंडरग्राउंड घर बनाए जाते थे। शौर्य ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और पाया कि उस बेस के नीचे कुछ नहीं था मगर वहीं से कुछ 100 मीटर दूर एक पीट हाउस था। इस घर में इस वक्त 100 से भी ज्यादा लोग सोए हुए थे। ये सभी नए भर्ती किए आतंकवादी थे। शौर्य ने फिर आसपास की जगह को ध्यान से देखा तो पाया कि घाटी के जंगलों के बीच एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जो इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब शौर्य को सारी बात समझ आई तो शौर्य ने मैप पर फोकस किया और सारे आसपास के रेड डॉट्स को मार्क किया। ये लोग इस कैंप के ट्रेनर और सिक्योरिटी वाले थे मगर आज ये लोग जंगल में छुपकर बैठे थे। तभी शौर्य को एक डॉट बड़ा अजीब लगा। ये डॉट एक रिहायशी इलाके में एक घर को निर्देशित कर रहा था। शौर्य ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। शौर्य उस बेस कैंप से बाहर निकला और विराज को लेकर उस अंडरग्राउंड पीठ के ऊपर पहुंचा। शौर्य ने फिर उस पीठ के ऊपर गार्ड कर रहे 2 लोगों को स्नाइपिंग करके उड़ा दिया। उसके बाद शौर्य ने अपने रिंग से ढेर सारा RDX निकला और उससे एक इंस्टेंट बॉम्ब बनाया। ये सब विराज अपनी आंखों से देख रहा था। शौर्य उसकी उत्सुकता देखते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम्हें आज कश्मीर में करिश्मा दिखाऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने वह बॉम्ब उस पीठ के चारों तरफ छोटे छोटे एक्सप्लोसिव के साथ लगा दिया। उसके बाद वह विराज को लेकर ऊपर की ओर गया और जंगल में घुस गया। अंदर जाते ही शौर्य ने एक एक आतंकवादी को टारगेट करके मारना शुरू किया। कुछ ही देर में जंगल के सारे आतंकवादी ढेर हो गए। शौर्य फिर उस रिहायशी इलाके में घुस गया। इधर आते ही शौर्य ने विराज को तलवार के ऊपर छोड़ दिया और खुद नीचे कूद गया। नीचे आते ही उसने उस कमरे के अंदर अपना कदम रखा और देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा वहां पर सो रहा था। सिस्टम का रेड डॉट उसी पर ब्लिंक हो रहा था। शौर्य को लगा कि ये इतना बूढ़ा है, मतलब इसके पास काफी जानकारी हो सकती है। यही सोचकर शौर्य ने उस बुढ़े को उसका सिर पकड़कर उठाया। उस बुढ़े ने जब देखा कि उसकी गर्दन को किसी ने पकड़कर रखा था, वह चिल्लाना चाहता था पर उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज निकल नहीं रही है। शौर्य ने उस बुढ़े को उठाकर ऊपर उठाए हुए बाहर लाया। ये इतना शांति से हुआ कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में शौर्य उस बुढ़े को लेकर बाहर आ चुका था। फिर शौर्य ने अपने तलवार को नीच बुलाया और उस बुढ़े को लेकर उस पर चढ़ गया। जब विराज ने उस बुढ़े को देखा तो वह हैरान हो गया और बोला, ये मुल्ला अमीनी है। यही तो हिंदुस्तान में पनपने वाले सारे आतंकवाद की जड़ है। इसका सपना है कि वह गजवा-ए-हिंद करेगा और यही पट्टी वो अपने चेलों को पढ़ाता है और उनका ब्रेन वॉश करता है। जब शौर्य ने ये सुना तो वह मुस्कुराकर बोला, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसे बहुत खुशी होगी कि इसने बनाए हुए नए शागिर्द अगर जिंदा इस जमीन में दफन हो जाएंगे तो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी तलवार उस पीठ के ऊपर लाई। जब उस बुढ़े ने ये देखा और उस जगह को पहचान लिया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि कोई तो उसकी बात सुनकर बाहर आ सके, पर उसकी आवाज नीचे नहीं पहुंच रही थी। तभी शौर्य विराज की ओर देखकर बोला, चलो शुरू करते हैं कश्मीर का करिश्मा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी हाथ का डेटोनेटर दबा दिया। बूम बूम बूम, धड़ाम धड़ बूम। अगले 2 मिनट तक उस पीठ के आसपास धमाकों की आवाज गूंज रही थी। तभी सभी को कुछ चीखें सुनाई दी। उन चीखों को सुनकर शौर्य उस बुढ़े को देखकर बोला, लाले अंडरग्राउंड दिवाली मुबारक हो। उस बुढ़े की शक्ल देखने लायक थी। वह मन ही मन शौर्य को गाली दे रहा था।
लेकिन इस वक्त वह हवा में कई 100 मीटर ऊपर था। शौर्य उस अड्डे को तबाह करने के बाद उस बुढ़े को लेकर जमीन पर आ गया और उस बुढ़े के सिर पर हाथ रखा। कुछ ही देर में बुढ़े के दिमाग की सारी जानकारी शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर हो गई। शौर्य ने जब सारी जानकारी प्राप्त की तो उस बुढ़े को देखकर बोला, बहुत सारे मासूम बच्चों को तुमने गजवा-ए हिंद के नाम से बेवकूफ बनाया। चल आज तुझे मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना दिखाता हूं। शौर्य उस आदमी और विराज को लेकर दूसरे अड्डे पर गया। यहां पर शौर्य ने अपनी राइफल निकाली और एक एक करके सभी आतंकवादियों को दूर से ही उड़ाने लगा। हर मौत के बाद उस बुढ़े को बहुत दुख हो रहा था और शौर्य उन्हें मारकर उस बुढ़े के दुख में बढ़ोतरी कर रहा था। धीरे धीरे शौर्य ने लगभग सभी कैंप तबाह किए। इस वक्त उस बुढ़े की हालत देखने लायक थी। वह क्या करे और क्या नहीं यही सोच रहा था, मगर वो सिर्फ सोच सकता था लेकिन कर नहीं सकता था। आज पूरे कश्मीर से लगभग सारे देशद्रोही ताकतों का सफाया हुआ था। अब बस एक जगह बची थी। वो थी इस राज्य के एक बड़े पॉलिटिशियन और लोकल पॉलिटिकल पार्टी के नेता का घर, क्योंकि उसके घर में इस वक्त 3 ISI एजेंट्स थे। शौर्य नीचे उतारा और बुढ़े को विराज के हाथ में दे दिया। विराज ने उस बुढ़े के पैरों में गोली मार दी और बोला, वो लोगों को काट सकता है तो मैं तुम्हें एटलीस्ट एक गोली तो ठोक ही सकता हूं। इधर शौर्य एकदम धीरे से उनमें से एक एजेंट के कमरे में घुसा और उसे दबोच दिया। उसके कुछ बोलने से पहले शौर्य ने सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। उसके बाद उसने उसे बेहोश कर दिया और डायमेंशन में फेंक दिया और माया से उसकी खातिरदारी करने के लिए कहा। उसके बाद शौर्य ने दूसरे और तीसरे के पास जाकर भी यही चीज की। इन सभी को निपटाने के बाद शौर्य ने उस पॉलिटिशियन के रूम का दरवाजा खोला तो देखा वह अपनी बीवी के बगल में बच्चे की तरह सोया था। शौर्य ने उस आदमी को सीधा गायब कर दिया और डायमेंशन में फेंक दिया। कश्मीर को निपटाने में सुबह के 4 बज चुके थे। शौर्य जब आसमान में पहुंचा तो उस बुढ़े को देखकर मुस्कुराया और बोला, तो अमीनी मेरी जान कैसा लगा आज का पिक्चर? तुम खुश तो बहुत होगे। आज तुम्हारे हर शागिर्द को ठोका गया है। अब तुम्हारी मारने की बारी है। मैं तुम्हारी शहादत को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं उसका भी इस्तेमाल हर गली में पनप रहे उन देशद्रोहियों के लिए करूंगा, ताकि इसके बाद अगर उन्होंने कुछ भी मेरे शेष के खिलाफ सोचा तो उन्हें तुम्हारा हश्र याद आना चाहिए। इतना कहकर शौर्य लाल चौक पहुंच गया और उसने उस बुढ़े के पूरे कपड़े उतार दिए और उसके पूरे शरीर पर अपना एक नाखून चाकू जैसा लंबा किया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं उन मासूम लोगों के मौत का जिम्मेदार हूं जिनको मैंने आतंकवादी बनाकर पूरे देश भर में भेजा था। जय हिंद। उसके बाद शौर्य ने उसका सिर काट दिया और लाल चौक के नोक पर रख दिया और उसकी बॉडी वहीं पर टांग दी। उस बुढ़े की मौत बड़े बड़े सूरमाओं के लिए भी एक डरावनी मौत थी। आज कश्मीर के हर गली में लाशें मिली थीं। ये एक तरह से मास जीनोसाइड था, लेकिन मारने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तानी थे तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। विराज, जिसने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था, उसके मन में कई सवाल थे मगर उसने कुछ नहीं बोला। सुबह 5 बजे वे दोनों वापस अपने रूम में लौटे। रूम में आने के बाद शौर्य ने उन 3 एजेंट्स को और उस पॉलिटिशियन को बाहर निकाला, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे नर्क यातनाओं से गुजरे हो। शौर्य ने उन चारों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप लोग खुद की किडनैपिंग पर कुछ कहना चाहते हो? ये बात सुनकर वह पॉलिटिशियन बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट गिरा दूंगा। अच्छा, पर उसके लिए तुझे जिंदा भी रहना पड़ेगा, पर डरो मत, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने उसका एक हाथ उखाड़ दिया मगर वह आदमी सिर्फ टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा था। शौर्य ने फिर उसका दूसरा हाथ उखाड़ा और एक एक करके दोनों पैर भी उखाड़ दिए। फिर शौर्य बोला, क्या तुम मुझे कोई काम की जानकारी दे सकते हो क्या? तभी वह आदमी दर्द को कंट्रोल करते हुए बोला, अगले महीने पाकिस्तान से 2 नए एजेंट आने वाले हैं और उन्हें यहाँ सिर्फ उस आदमी को मारने भेजा है जो इन सभी आतंकवादियों के हत्या के पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम ही हो और वे लोग तुम्हें मार देंगे। हाँ ठीक है, अब तू ऊपर निकल और ऊपर जाकर अपना हिसाब देना। इतना कहकर उसका गला हाथ से उखाड़ दिया। उसके बाद शौर्य ने उसकी बॉडी को बगल में फेंक दिया। तीनों ISI एजेंट ये सब देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो ये लड़का उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शौर्य ने उन्हें देखा और बोला, तुम तीनों को लग रहा होगा कि अगर तुमने इन्फॉर्मेशन बता दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुमने एकदम सही सोचा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें मारना है या नहीं ये मैं मेरे भाई पर छोड़ता हूं। अब वही तुम्हारा मालिक है। इतना बोलकर शौर्य वहां से बाथरूम में चला गया। उसने सबसे पहले खून को साफ किया, फिर दूसरे कपड़े पहनकर बाहर आया।
वहीं उसके रूम में विराज बंदूक पकड़कर उन एजेंट्स के सामने खड़ा था। उसके बगल में इशिका हैरानी से वह नजारा देख रही थी। जब शौर्य बाहर आया तो सबसे पहले विराज और इशिका को सोफे पर बिठाया और सारी इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल पर शेयर कर दी। उसके बाद तीनों एजेंट्स को लेकर रॉ के हवाले करने कहा। कुछ ही देर में उसका रूम खाली हो गया और उसमें सिर्फ उस पॉलिटिशियन की लाश बची थी। शौर्य ने उसके बॉडी को जला दिया लेकिन उसके सिर को वैसे ही रखा। उसने अपने तलवार से पूछा, क्या तुम मेरा सामान दिए हुए लोकेशन पर डिलीवर कर सकती हो? उसकी तलवार ने एकदम मादक आवाज में कहा, मास्टर मैं आपके लिए कोई भी डिलीवरी कर सकती हूँ। ये सुनते ही शौर्य का चेहरा लाल हो गया और वह बोला, तुम सिर्फ इस सिर को पाकिस्तान के कराची में पहुंचाकर आना और हाँ इसके बदलेती वहां पर उन लोगों का पूरा लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर सकती हो। लेकिन ये याद रहे कि किसी मासूम को मत परेशान करना। तलवार खुशी से उछली और उस जगह का लोकेशन मिलते ही उस सिर को लेकर हवा में गायब हो गई। इधर शौर्य भी अब हल्का महसूस कर रहा था। शौर्य ने जिन्हें भी मारा था उन लोगों से शौर्य को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई शैतान या दानव उन्हें ये सब करने के लिए बोल रहा हो। तभी सिस्टम की आवाज आए, होस्ट उस अमीनी के अंदर मैंने बहुत सारी शैतानी एनर्जी को महसूस किया था लेकिन वह एनर्जी एक्टिव नहीं थी। उस एनर्जी का उपयोग सिर्फ अमीनी को गाइड करने के लिए किया था। पर आगे भविष्य में मुझे लगता है कि आपको इससे भी ज्यादा ताकतवर शैतानी ताकत का सामना करना पड़ सकता है। क्या तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग मानवता के खिलाफ हैं उनके पीछे कोई शैतान हो सकता है? शौर्य ने सिस्टम से चौंक कर पूछा। होस्ट मेरे पास सिर्फ डेटाबेस है और मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं शैतान है, पर वह कितना एक्टिव है और कितने शैतान है ये मैं नहीं बता सकती। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो आज रक्षाबंधन है तो पहले कुछ अच्छा गिफ्ट सोचकर उन तीनों को देना पड़ेगा। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे से बाहर चला गया। अब क्या होगा आगे, कैसा रहेगा ये रक्षाबंधन? सिस्टम ये कैसी शैतान ताकतों के बारे में बता रही थी? क्या शौर्य का भेजा हुआ सिर कराची वालों को पसंद आएगा? इन सभी सवालों का जवाब सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। कैसे दे सकता हूँ? जहां तक मुझे पता है तुम्हारे लाडलों ने ही उसे कुछ कहा होगा। अब ये फालतू की बातें छोड़ो और वह काम करो जो तुम यहाँ करने आए हो। सुनीता को अपने पिता की बात बड़ी अजीब लगी, पर उसके पिता के कहने पर उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और किचन में चली गई। किचन में जाकर बुआ ने खुद अपनी हाथों से खीर बनाई और फिर थाल सजाकर अपने भाइयों को राखी बांधी। उसके बाद उन्हें खीर खिलाकर वह बाहर हॉल में अपने पिता और बाकी लोगों के साथ आकर बैठ गई। उसके बेटे भी अकड़कर आकर वहां बैठ गए। तभी जीतू शौर्य को देखकर बोला, नाना जी अब तो इसे यहाँ से भगा दो, उसे देखकर मुझे बहुत घिन आती है। उसकी औकात नहीं है यहाँ इस हॉल में आने की। अब क्या होगा आगे? क्या शौर्य फिर से जीतू को पिटेगा या फिर कोई और इसे पिटेगा? क्या बुआ को अब तो असलियत का पता चलेगा या फिर वह फिर कोई अपमानजनक बात कहेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।